So we'll start with our second lecture. So last lecture में हम लोग जहाँ पे stop किया था वहीं से will be continuing now. Remember, Unit 5, most of things are quite simple जो हम लोगों ने first 2 या 3 units में पढ़ा है. So उसी का कुछ आपको यहाँ पे summary type है. So implementing CSI क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? जब अगर हम लोग क्रिटिकल सर्विस इंप्रूवमेंट्स की अगर बात करते हैं देन वी हैव मल्टीपल थिंग्स कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो होंगे, क्या प्रोसेस मॉडल वी सपोज टू फॉलो. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन CSI आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिंपल है. Different steps are provided here. As you can see, first is, I can say first we are talking about defining what you should measure. First ये आ गया, that is first step. Then second, define what you can measure, gather the data, integrity, that is correctness of the data. Then क्या फ्रीक्वेंसी पे आपने डेटा लिया है, वीकली, डेली बेस पे, क्या फॉर्मेट में वी हैव स्टोर्ड, व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल, है ना. देन एनालाइज द डेटा, बराबर है, क्या ट्रेंड्स चल रहा है वो देखो, टारगेट्स क्या है वो देखो, कितना करेक्टिव एक्शन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं. देन प्रेजेंट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन असेसमेंट, समरी बनेगा, एंड इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन जहां कहीं पे इफ it is required. So let's suppose कि अगर हम लोग we can take one simple example कि अगर हम लोग यहाँ पे TY project की बात कर रहे हैं. So define what you should measure. Like we supposed to implement a project which is of 150 marks. So that is the measure. Then उसके आगे आपको क्या बोला है, what you can define, what you can measure, like number of functions which are present, which technology we are using. Then third में आपको क्या बोला है, gather the data, कि अलग अलग डेटा मतलब अलग अलग फंक्शंस जो हम लोग बनाने वाले हैं, आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, एंड उसमें इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मींस व्हाट एवर यू हैव प्रॉमिस्ड इन दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट यू सपोज टू इम्प्लीमेंट दैट एज वेल. देन आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस क्या है वो वीकली बेस या मंथली बेस पे यू सपोज टू सबमिट इट टू योर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. देन वी विल बी एनालाइजिंग कि क्या आपके टारगेट्स है वो टारगेट्स प्रॉपर मैच हो रहे हैं, the things which you are developing whether it's going in a correct way or not, है ना. तो ये सेम आप देखो यहाँ पे ये सेम चीजें चलते रहेंगे. So vision, strategy and goal, this is something which we need to identify, nothing else. So आप ये कोई भी एक एग्जाम्पल लेके you can just work out with this. Then perspective benefits, इंप्रूवमेंट्स क्या करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे. जब अगर हम लोग ये कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो बेनिफिट्स हम लोग कौन से टर्म्स में डिफाइन करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट. SPM में ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो you can see we have improvements. Improvements क्या बोला था, कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट, करंट स्टेट ऑफ द सर्विस, कहाँ पे आपका करंट स्टेट क्या चल रहा है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स किए. अब जब अगर हम लोगों ने इंप्रूवमेंट्स किए तो आप प्रोजेक्ट में या टेक्नोलॉजिकली, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट. अगेन एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू पुट एवरीवन ऑन म्यूट. देन बेनिफिट्स क्या रहेंगे वो है. अब ये दो पॉइंट्स जो है दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो अगर हम लोगों ने कोई इंप्रूवमेंट्स किए, कितना इंप्रूवमेंट्स हम लोगों ने अप्लाई किया. नाउ डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड अमाउंट एक्सपांडेड टू अचीव दिस बेनिफिट्स, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा वैल्यू वी हैव क्रिएटेड. लाइक अब देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव इन्वेस्टेड 5 lakhs और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 10% मुझे रिटर्न मिल रहा है in 3 years or in 5 years. So इसको मैं कंपेयर करूंगा कि if I invest same money, if I put the same money in bank, तो वो टाइम पे ये जो मेरा 5 लाख है उसके ऊपर कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है. और if I invest in a very secure way like in a mutual fund, तो ये 5 लाख के मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है. और यहाँ पे मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है. तो let's suppose if I say by investing 5 lakh plus my efforts plus my time everything और उसके बाद में 3 years में मुझे 10% रिटर्न ही मिल रहा है over this 5 lakh rupees. ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग ये भी मेजर करेंगे कि ये जो भी 5 लाख हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म मेरे बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म आउटकम्स क्या है। अगर ये दोनों अगर मेरे फेवर में है देन आई विल गो विद दिस। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मुझे ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेट्स सपोज इफ आई से कि 5 लाख का 5% मुझे रिटर्न मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स, तो मतलब मेरा टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है उसको रिकवर करने में 5 years आर गोइंग 5 years रिक्वायर्ड टू रिकवर द मनी विच वी हैव इन्वेस्टेड, और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है आफ्टर 5 years, ओनली 5%। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन सिंपली कीप दिस मनी इन माय बैंक अकाउंट और सेविंग और एफडी और एनीवेयर वेयर आई कैन अर्न मच मोर, और मेरे जो एफर्ट्स है, टाइम वेस्ट हुआ, ये वो भी सब बच जाएगा। सो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड वैल्यू मतलब चलो यहाँ पे मेरा रिटर्न ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे बेनिफिट्स क्या है, लॉन्ग टर्म में लाइक आफ्टर 5 years मेरा कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, मार्केट में मेरा रेपुटेशन कितना बढ़ सकता है, या आफ्टर 5 years व्हाट सिनेरियो गोइंग टू बी देयर एंड हाउ दिस रिटर्न which this investment which we have invested in our project, how it's going to help me in a long term. If it is helpful in long term, then मैं ये short term returns जो है इसको neglect करके I can think about long term returns और benefits. ये दोनों hand in hand जाता है। Then next is critical consideration for implementing this critical success improvements. तो यहाँ पे हम लोग के पास मैनेजर होगा, सर्विस ओनर, रिपोर्टिंग एनालिस्ट रहेगा, तो वही बेसिक पॉइंट्स चलेंगे। सर्विस लेवल मैनेजर नीड्स टू रियलाइज नीड्स टू जस्ट गेट अ कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड आईटी, दोनों को हम लोग कैसे चला सकते हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग उसके चलते रहेंगे हमेशा, है ना। इंटरनल सर्विस के रिव्यू मीटिंग चलते रहेंगे कि कहाँ पे कौन से आईटी पर्सपेक्टिव हम लोगों ने ऐड किए, उसके रिजल्ट्स क्या है, बेसिक है। वेयर डू वी स्टार्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से आपको चालू करना है, कितने लेवल तक जाना है, कभी इंप्रूवमेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 3 टू नो व्हेन डू वी स्टार्ट। 3 अप्रोचेस वी सपोज टू फॉलो, सर्विस, लाइफ साइकिल एंड फंक्शनल। लाइफ साइकिल आपका लॉन्ग या शॉर्ट है उसके हिसाब से वी विल बी डिसाइडिंग। तो सबसे पहले सर्विस अप्रोच है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंप्रूवमेंट्स अगर करना है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज टू इम्प्लीमेंट this improvement activity in many different way. One is to identify a certain service pain point, कि जहां कहां पे हम लोगों के कस्टमर्स या क्लाइंट या हम लोगों को कस्टमर के साथ डील करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या वी आर फेसिंग अ लॉट मोर एरर्स या डिले, एनीथिंग। सो दोज आर द पेन पॉइंट। सो आइडेंटिफाई दोज पेन पॉइंट, बराबर है। या कहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है वो देखो, जहां पे हम लोग ये कंसिस्टेंसी या पेन पॉइंट रेक्टिफाई करने की ट्राई करेंगे। वर्क विद द सर्विस ओनर टू वैलिडेट द डिजायर्ड रिजल्ट, है ना। ट्रेंड रिजल्ट्स देखो क्या है पास्ट फ्यू मंथ्स के। रिव्यू एनी मॉनिटरिंग विच इज डन, इफ देयर हैज बीन एनी एंड टू एंड मॉनिटरिंग, एंड टू एंड मतलब डेवलपमेंट से लेके क्लाइंट हैंडओवर तक, वहां पे एंड टू एंड मॉनिटरिंग देखो। देन उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आ रहा है वो देखो, और वो एक्सपेक्टेशन से अगर कम है तो कहाँ पे आपके पेन पॉइंट्स है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। और हर एक चीज को हम लोग रेटिंग प्रोवाइड करेंगे 1 to 5 स्केल पे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, वो सेम थिंग। So even there hasn't been any component monitoring being conducted, review your incident tickets. अब देखो, whenever I face any error or a problem, I'll raise one ticket which goes to a backend or a technical team, and as soon as they accept that ticket, they will start working on that problem or that incident to resolve it. तो वो resolution, how much time that resolution takes, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और कोई कस्टमर के साइड से कितने बार ये टिकट रेज हुआ, टिकट रेज हुआ मतलब ही फेस सम और द अदर इश्यूज और टेक्निकल प्रॉब्लम्स, है ना, ये रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। और ये जो टिकट रेजिंग पैटर्न है इसको हम लोग कितना मिनिमाइज कर सके, कि हम लोग के कस्टमर्स को कितना बेनिफिट होगा। बिकॉज वो इंसिडेंट टिकट रेज कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे रेज्ड इट, जो हम लोग के टेक्निकल पर्सन है दे प्रोसेस दैट टिकट, लेकिन
हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि बार बार कोई इंसिडेंट आ रहे हैं एंड अगेन दे आर रेजिंग. सो monthly if they are raising 2-3 tickets, that's a very bad impression from our end. So वो नहीं होना चाहिए. लाइफ साइकिल अप्रोच बहुत सिंपल है, एसडीएलसी वाला ही आएगा. सो अप्रोच दैट स्टार्ट लुकिंग एट आउटपुट के डिफरेंट लाइफ साइकिल कौन से रहेंगे, कौन से प्रोजेक्ट वाइज कहाँ पे हम लोग इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. सो वी कैन सिंपली फॉलो दैट अजाइल टाइप ऑफ एन अप्रोच या स्क्रम अप्रोच वी कैन से. Then functional groups बनाएंगे हम लोग. If your organization is experiencing a lot of failure or a issue, then one could argue a good case to focus on improvement activities. जहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे हर एक ग्रुप को कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट किया जाएगा एंड दैट ग्रुप ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट. सो जब हम लोग इंडिविजुअल कोई एक डिफरेंट ग्रुप्स को जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करेंगे ना, देन दे take things more seriously and they start working on it. So this should be a short term solution जहाँ पे हम लोग responsibility provide करेंगे, review करो and long term में आपको improvements तो करने ही पड़ेंगे, so that in future we don't keep on facing similar issues. Okay. Next जो हम लोगों का point है, that is the governance point. अब governance का मतलब क्या होता है? In very simple terms, गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप चीजों को गवर्न कर रहे हैं. जैसे वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे गवर्न्स थिंग्स एंड as soon as something goes out of hand, they put some restrictions. They you can take example of this COVID situation. If things are not in our control now, so simply government can put some lockdowns and we have to follow it. Then same way there are many such rules or restrictions or policies which is defined by the government for the benefit of individual households or for the benefit of below poverty line or some or the other persons, है ना, or some businesses as well. So यहाँ पे देखो governance plays the most significant role for the improvement process of any institution or organization or MNC, कोई भी आप बात करो. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नेंस प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल. अब ये गवर्नेंस जो है, इसमें ब्यूरोक्रेसी जो होता है ना, जैसे रियल गवर्नमेंट में भी होता है, वैसे ही यहाँ पे भी वो ब्यूरोक्रेसी इज वन जो अगर आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया ना, दैट इज द मोस्ट डीमोटिवेटिंग फैक्टर. सो वो डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए. तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो लिमिटेड होना चाहिए. ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि देयर आर ऑलवेज गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, वी हैव सच ऑफिसर्स, हाई लेवल ए ग्रेड ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स who are always interfering some or the other way, or who are the main roadblock, and to convince them it's quite difficult. And some things if we are doing in a correct manner, but if they are not convinced, then they will not let you to do those things, and end result क्या होगा, कहीं ना कहीं conflict होंगे, confusions होंगे, and sometimes just by people or employees who are just frustrated with this always some or the other disturbance or some dictatorship which is followed by managers or higher authorities. So this frustrated will not take any responsibility. They will just do whatever you say. If they know ki okay, by following such steps we will be following some or the other errors, but they will not say a word. They will not utter a word just because ki unko koi problem nahi chahiye. They are just done with your this ब्यूरोक्रेसी का काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. सो वो नहीं होना चाहिए. तो गवर्नेंस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, गवर्नेंस शुड बी अ वेरी it should be like a democracy which we follow in India. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, everyone got one fundamental right, that is right to express, right, freedom to speech and express. So I can put my thoughts in a very polite or in a very legal manner, जहां पे मेरे पास बोलने का एक फंडामेंटल राइट है. अदर्स कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, है ना. आई डू हैव राइट टू क्रिटिसाइज सम और द अदर पॉलिसीज विच इज ऑलवेज गोइंग ऑन सम और द अदर डिबेट ऑफ न्यूज चैनल्स. देखो, तो वो आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, जहां पे आई डू हैव राइट टू क्रिटिसाइज एज वेल. सो इन गवर्नेंस वी सपोज टू प्रोवाइड सच राइट. Like we have in real life, we have this fundamental right. The similar
freedoms should also be provided to our employees. Freedom of speech and express, where they can criticize some or the other policies which is developed or which came in picture from our higher authorities, so that criticism is the main most important factor in the success of our or improvement, successful improvement of our business process or critical services. Because अगर criticisms नहीं रहेंगे, no one is there to criticize you, or you are not allowing anyone to criticize the rules or policies or some process defined by you, तो कहाँ पे improvement की जरूरत है वो कभी पता ही नहीं चलेगा. So governance के अंदर criticism plays the most significant role. तो वो क्रिटिसिज्म का मतलब है दे विल बेसिकली ट्राई टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट आर दी negative impact of the improvements or changes which we are implementing right now in our process or in our product or in our standards. So आप देखो कि कभी भी अगर कोई न्यू रूल्स या पॉलिसीज बनते गवर्नमेंट के साइड से, so there is always a criticism coming from the opposition side. सो वैसे ही आपके कंपनी में भी वो गवर्नेंस फैक्टर होना चाहिए. क्रिटिसिज्म इन टर्म्स ऑफ नॉट लाइक कि मैं डायरेक्टली किसी को जाके मैं गाली दे रहा हूँ या आई एम क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट टॉकिंग दैट इन नेगेटिव टर्म्स, बट इन अ पॉजिटिव, in a very mature way we supposed to criticize something jahan pe to the point in a professional business ethics. By following the professional business ethics we supposed to criticize some services or a business improvements which is done by some or the other team, not criticizing the some person on their personal life or something or on their behavior or something. We are talking about criticizing the policies or improvements which is done by some department or some people or a group of people or some team. तो उसको आप क्रिटिसाइज करके उसमें से जो ड्रॉबैक्स है, उसमें से जो बैकड्रॉर है और उसमें जो कुछ प्रॉब्लम है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई और पुट दोज इन अ लाइमलाइट. सो उसको इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, दैट वी कैन डिस्कस. क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, सेम थिंग. सो यहाँ पे गवर्नेंस वही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं. सो नो मैटर इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट्स ला रहे है ना, इट इज क्रिटिकल दैट गवर्नेंस इज एड्रेस्ड फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक व्यू. जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन आर फेसिंग द नीड टू एक्सपैंड देयर आईटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एन ऑपरेशनल टू टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, जहां पे आप प्रोसेस को होगा उतना ज्यादा ऑटोमेट करने की ट्राई कर रहे हैं, टू मेक टू मैच योर ऑर्गेनाइजेशन विद द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. कि अगर मैं यूएस के लिए, फ्रांस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कुछ चीज बनाऊंगा तो वहां पे वो कैसे वर्कआउट होंगे, वो आप इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं. तो वो टाइम पे प्रॉपर गवर्नेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ब्यूरोक्रेसी शुड बी लिमिटेड एंड क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी देयर. A positive criticism where everyone got right freedom of speech and express. Okay, so वो यहाँ पे points है to address this requirement. A formalized service management process, a specialized work tools are being introduced to manage today's complex distributed tasks. वही basic terms है. Okay, now ITSM program initiative क्या बोला है? A corporate initiative statement है आपके पास. ITSM है, प्रोग्राम सपोर्ट्स द आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट डेफिनेशन फॉर एंटरप्राइज गवर्नेंस, जहां पे आप को यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव सम बिजनेस ड्राइवर. Implementing of the standard ITSM process and governance is deemed as imperative to support current and future business plan. It supports the organization vision, provides standard IT process and stable realize. Basic points दिए हुए हैं, nothing much to discuss here. Business drivers, कहाँ पे business में क्या climate होना चाहिए, क्या commitments होने चाहिए, क्या standard होने चाहिए, क्या पॉलिसीज होने चाहिए, है ना, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. कहीं पे अगर कोई आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, सो ट्रांसफॉर्मेशन भी वहां पे होना चाहिए जहां पे हम लोग चेंजेस करेंगे, है ना. देन प्रोसेस चेंजेस, वही सेम नेक्स्ट पॉइंट आ गया. सो अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज आईटी गवर्नेंस इन कोबिट. अब यहाँ पे आपको अगर देखेंगे, सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, कोबिट एज गवर्नेंस फ्रेमवर्क. सो एक फ्रेमवर्क है कोई तो जो आपको क्या बता रहा है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, कॉमनली रिफर्ड टू एज कोबिट. दिस इज द फुल फॉर्म. ट्राई करो एमसीक्यू के लिए आप ये फुल फॉर्म याद रख सको. अ बेस्ट फ्रेमवर्क प्रोड्यूस बाय कोई तो एक कंपनी है ISACA फॉर IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. नाउ कोबिट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस,
हार्मोनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आईटी स्टैंडर्ड। अब मेनली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्या है उसको बताएंगे हम लोग, बराबर है। उसमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली आपको हेल्प करेगा टू स्टैंडर्डाइज और टू हाईलाइट और टू मेक एनी नेसेसरी चेंजेस which is required. So that is what we are discussing here. It also provides a set of recommended best practices as you can see here. सो मैच्योरिटी मॉडल यहाँ पे फॉलो होगा जहां पे आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है और वो परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए कौन से प्रोसेसेस आपको और स्टैंडर्डाइज या मैच्योर करने की जरूरत है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो कोबिट कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, एक तो फ्रेमवर्क आएगा। फ्रेमवर्क मतलब बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया हुआ रहेगा। इट ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज आईटी गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ट प्रैक्टिस बाय आईटी डोमेन एंड प्रोसेस बिफोर एसोसिएटिंग देम विद देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आएगा, अ रेफरेंस प्रोसेस मॉडल एंड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैनेजमेंट गाइडलाइंस रहेंगे। नाउ ये देखो, अब ये मैनेजमेंट गाइडलाइंस और ये सब तो हम लोगों को पता है। मेन थिंग यहाँ पे मैच्योरिटी मॉडल है। तो मैच्योरिटी मॉडल में आपको क्या बोला है, असेसमेंट द मैच्योरिटी एंड कैपेबिलिटी पर प्रोसेस, मतलब हर एक चीज को इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई करो। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वो डायग्राम देखा था जहाँ पे हम लोगों ने 1 to 5 के स्केल पे हर किसी को एक एक रेटिंग दिया था। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कितना है, मतलब आप जो जो स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं वो दूसरे स्ट्रेटेजी के साथ में कितना फिट बैठ रहा है। अलाइनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में अगर अलाइनमेंट नहीं है, दोनों मिसमैच हो गए, तो एक जगह पे आप अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। एंड में जब दोनों को आप कंबाइन करने की ट्राई करेंगे, दोनों इजीली साथ में आ नहीं पा रहे। आप जो डिलीवर कर रहे चीजें है ना, वो डिलीवरी का कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वैल्यू, कितना इंपॉर्टेंस है ना। अगर कस्टमर अगर उस पर प्रॉपर या ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब आपका जो भी डेवलपमेंट है उसका वैल्यू आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स हम लोग अगर मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं तो कौन से टाइम पे कौन कितने टाइम तक कहाँ पे वर्क करेगा, because resource, we have a limited resource in terms of physical resource, that is laptop, computer, anything, human resource, developer, testers, anything, and बाकी के आपके जो resources रहेंगे, software kind of things. So यहाँ पे आपके पास limited resources है और आपका एक प्रोजेक्ट अगर बहुत ज्यादा डिले हो गया तो उसके बाद जो आपको दूसरा टास्क या प्रोजेक्ट चालू करना है, दैट विल आल्सो गेट डिलेड। सो रिसोर्स मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि किसको कहाँ पे कितने टाइम तक वर्क करना है, किसके पास कौन से टूल्स, डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, कब हम लोग उसको वहां से फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करेंगे, ये सब समझना, ये सब बताना, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। एंड इफ वी आर मेकिंग सम चेंजेस तो उसके हम लोगों के रिस्क क्या हो सकते हैं वो मैनेज करो। एंड ये सब के साथ में हाउ यू कैन मेंटेन दी परफॉर्मेंस वो बताएंगे। सो कोबिट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया आएंगे, मतलब कितना इफेक्टिवनेस रहेंगे, अवेलेबिलिटी कितना टाइम आपको प्रोवाइड करना है, कितना एफिशिएंस रहेंगे, क्या कंप्लायंस, मतलब प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री उनके क्या कंप्लायंस है वो बताएंगे। देन अगर हॉस्पिटल या बैंकिंग रिकॉर्ड है तो कौन से लेवल के कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, क्रिटिकलिटी या क्रिटिकल फैक्टर्स या क्रिटिकल फंक्शंस कितने हैं, तो कितना ज्यादा रिलायबिलिटी पे वर्कआउट करना पड़ेगा वो आएगा। आईटी रिसोर्सेज पॉइंट्स है। Who is this? Please put yourself on mute. Vikram. सो आईटी रिसोर्स, आईटी प्रोसेसेस बहुत सिंपल चीज है। रिसोर्सेज कौन से रहेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हम लोग के पास जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड मेनी अदर थिंग्स आते हैं, ये सब यहाँ पे आएगा। सो वी हैव दिस क्यूब जो हम लोगों ने बीआई में भी पढ़ा है। तो वो जो क्यूब या डायमेंशंस आपने या पढ़ा रहेगा कि मल्टीपल डायमेंशंस जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स अ क्यूब। सो टू मेक अ क्यूब वी रिक्वायर 2 or more dimensions. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन, आईटी प्रोसेसेस, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड आईटी रिसोर्सेस। दिस आर द 3 डायमेंशंस. Now by combining these 3 dimensions, first, second and third, we are developing this cube. So first dimension IT process में हम लोग क्या क्या point of view से बात कर रहे हैं, we are talking about domain, processes and activities.
सो कौन से प्रोजेक्ट का हम लोग का एग्जैक्टली प्रोजेक्ट डोमेन क्या है, वो प्रोजेक्ट डोमेन मतलब जैसे अगर मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है, दैट इज माय डोमेन। अब उसके लिए कौन से अलग अलग टास्क फॉलो करने, सॉरी कौन से अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक फॉर आई कैन से फॉर ATM which process we supposed to follow, for RTGS which process we supposed to follow, for NEFT क्या प्रोसेस फॉलो होगा, और ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करने के लिए कौन से अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे बताएंगे। नाउ सेकेंड डायमेंशन जो है आपका कि ये जो भी प्रोसेसेस आपको फॉलो करना है वो कितना इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी कितना मेंटेन करना है। अगर बैंकिंग एप्लीकेशन है एज पर माय डोमेन, तो बहुत बड़ा लेवल का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, जो डेटा रहेगा उस पर इंटीग्रिटी करेक्टनेस प्रॉपर होना चाहिए। अभी कोई एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो अवेलेबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। देन अगर इंडिया में हम लोग ये बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो RBI के जो गाइडलाइंस है, उसके जो रूल्स है, दैट इज द कंप्लायंस फॉर अस, एंड प्लस रिलायबिलिटी। सो इफ सम ट्रांजेक्शन फेल्स, सो आपका पैसा कितने जल्दी आपके पास वापस आ रहा है, दैट इज द रिलायबिलिटी वी आर टॉकिंग हियर। देन थर्ड जो है IT रिसोर्सेज, मतलब कौन से अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करने पड़ेंगे, विच डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे ATM भी ऐड कर रहा हूँ तो उसके स्पेसिफिक मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए विच टाइप ऑफ पीपल, डेवलपर्स एंड अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वो देखेंगे हम लोग। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, यू कैन एटलीस्ट यू कैन मेमोराइज दिस डायग्राम, कि जहाँ पे कोई एक थियरी क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए आप यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव CSI एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। अब नथिंग मच हियर अगेन टू डिस्कस, ओके। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये वो क्या है वही दिया हुआ है। नाउ यहाँ से अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास क्वार्टर्स 8 स्टेप अप्रोच है फॉर सक्सेस। सो यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कौन सी चीज काम के अभी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वो, उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाओ, उसके स्पेसिफिक विजन हम लोग बनाएंगे कि ये गाइडलाइन स्पेसिफिक, ये जो हम लोगों ने अर्जेंसी डिफाइन किया था उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे। ये सेम विजन आप कम्युनिकेट करो अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में। एम्पावर अदर्स, मतलब उनको ये पावर दो कि ये विजन फुलफिल करने के लिए वो अलग से इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर सके, अपने खुद के स्पेसिफिक अपने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले सके। सो आपने उनको एम्पावर किया, आपने उनको ऑथोरिटी दे दिया। सो वंस यू प्रोवाइडेड देम ऑथोराइज, यू ऑथोराइज देम, उसके बाद क्या होगा, दे विल प्लान, बराबर है, एंड वो प्लानिंग के बेस के ऊपर दे विल वर्क ऑन इट, एंड दैट इज द शॉर्ट टर्म विन। ये इंप्रूवमेंट्स देखेंगे, फिर वापस अगर कहीं पे जरूरत है कंसोलिडेट द इंप्रूवमेंट, और जहां जहां पे चेंजेस है वो करेंगे, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड तो हम लोग ये सेम चेंजेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, मतलब फ्यूचर में सिमिलर प्रोजेक्ट्स जब कभी हम लोग वर्क करेंगे द सेम चेंजेस विल बी अप्लाइड देयर एज वेल। सो दिस आर द 8 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया। सो अब यहाँ पे वही आपको दिए हुए है, सो आप यहाँ पे easily 8 steps पढ़ सकते हो। I'm not explaining it. If you have any doubts with respect to this 8 steps, you can ask. Tomorrow also we have lecture. I think tomorrow's lecture is going to be last lecture. I don't remember. Monday तक है क्या आपका कॉलेज? Monday तक है ना कॉलेज? 26th. Anyone? CR? Yes, sir. 26th is the last day, but tomorrow we won't have lecture, sir. कल छुट्टी है रामनवमी की। हाँ हाँ हाँ, ओके, बराबर है। So Monday will be our last lecture. Monday will be our last lecture, yes. So आज हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. So you have time till Monday. If you have any doubt with respect to SQA or ITSM, you can ask me in that lecture. ठीक है? So यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एंड प्लान अगेन बहुत सिंपल सा पैटर्न है कि जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, टारगेट ऑडियंस कौन से रहेंगे। अब देखो ये टारगेट ऑडियंस जो है ना, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर टारगेट ऑडियंस अगर प्रॉपरली समझ नहीं पाते हो, देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डेवलप समथिंग विच इज वेरी मच सक्सेसफुल। Let's suppose we are talking about target audience which is school student. So सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स, आज के स्कूल स्टूडेंट्स को क्या चीज ज्यादा रिक्वायर्ड है या उनको क्या चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये समझेंगे।
if I say my target audience is mainly college students, तो उनका टेस्ट आज के टाइम के हिसाब से क्या है वो समझो। अब देखो मेनली होता क्या है कि ये टारगेट ऑडियंस जो है ना, ये टारगेट ऑडियंस का ब्रैकेट हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग हर किसी को ऐड करने का ट्राई करते हैं। आई कैन ऐड सम प्रोफेशनल आउट हियर, ठीक है, देन आई कैन ऑल्सो ऐड सपोज रिटायर पर्सन आउट हियर, या आई कैन ऑल्सो ऐड हाउसवाइफ्स हियर। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना ब्रैकेट बढ़ा रहा हूं। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, उन्होंने स्टार्ट किया कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट, टीनेजर्स, ये दोनों को कंबाइन उन्होंने रखा। धीरे धीरे दे एडेड सम फंक्शंस जहां पे प्रोफेशनल कंपनीज आल्सो एडेड टू एडवर्टाइज देयर, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर कंपनीज पेज। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ मीटिंग्स है, बोर्ड मेंबर के जो मीटिंग्स होते हैं वो फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर पीपल कैन गेट द एक्सेस ऑफ इट। देन हाउसवाइफ और वो सब के लिए यहाँ पे टाइम पास आप वो वीडियोस रील्स जो ऐड किया हुआ है, गेम्स ऐड किए हुए हैं, तो ये दोनों को हम लोगों ने कंबाइन रखा हुआ है फेसबुक के वो पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इससे आप क्या कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस इंक्रीज करने से आप अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं मार्केट में, अपना जो मेन ऑथोरिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, डोमिनेंस आप बढ़ा रहे हैं, है ना, एंड यू आर एडिंग मोर एंड मोर पीपल हु कैन इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम। आप देखो कि यूट्यूब, you can take the example of YouTube जहाँ पे for child we have some specific section with child lock, तो वहाँ पे बहुत सारे children specific वो tutorials, poem, cartoons वही सब आपको मिलेंगे। Then same way we have different categories. If you want music, उसके लिए अलग से है, कुछ सीखना है उसके लिए अलग से YouTube पे ही आपको अलग से टैब्स मिलते हैं, गेम्स उसके लिए अलग से टैब मिलते हैं। सो आप देखो we have categorized it. सो टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग इजीली चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी टेक्निक, आइडेंटिफाई विच आर द बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड्स जिससे क्लियर कम्युनिकेशन हो, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और बेटर वे में, फास्ट वे में हम लोग चीज़ों को जो भी हम लोग के मैसेजेस या कोई फीडबैक है उसको कन्वे कर सके। डेवलपिंग द कम्युनिकेशन प्लान, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। ये माइलस्टोन का मतलब है कि टारगेट्स, मंथली एंड वीकली टारगेट्स वो हम लोग बनाएंगे और उसके स्पेसिफिक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये माइलस्टोन या ये टारगेट अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहा है, व्हाट आर द रीजंस? क्या हम लोगों ने टारगेट बहुत बड़े बताए थे या आपके साइड से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में मिस्टेक हुआ? सो इज द मैसेंजर, नाम पे से पता चल रहा है। व्हाट इज मैसेजेस? सिंपल है। देन हु इज द टारगेट ऑडियंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग कितना होना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली। सो आई कैन से कि डेली बेस पे एक छोटा सा टारगेट अपडेट्स होने चाहिए और वीकली बेस पे एक किक ऑफ मीटिंग होने चाहिए। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, इन विच वे वी विल बी प्रोवाइडिंग अ फीडबैक, a very simple and self-explanatory kind of thing, nothing much to discuss here. Okay, so with this we are done with our syllabus. Anyone, any doubt with respect to whatever we have discussed till now? Anyone, any doubts? Let me know. Any other students? जाग रहे हैं बाकी students? Hello. Any doubts? Anyone? Jash, your cam is on. Put it off. Any other person? Any other? Sir, sorry, I turned it off. Yeah. Okay. If no doubts, then आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं. I'm there. If you have any doubt, you can ask.